तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई आज कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ जीवन परिचय है। जीवन परिचय में भी यूँ नहीं कि भाई मैं 8वीं वहाँ से करी 10वीं वहाँ से करी, हो सकता है ये बात भी, लेकिन सीरियस जीवन परिचय है, जीवन के उतार चढ़ाव। आज अपन आए हैं जुलाना में, और जुलाना में हमारे साथ है रामफल शर्मा जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। आपके चैनल को सुनने वालों को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से राम राम। 2018 में मिले थे जी हम, और आपके चुटकुले और लोकोक्ति बड़ी मशहूर हुई थी। गुड्डे का ऑपरेशन करवाया सरकार ने फ्री में, बहुत सारी बातें हुई। और उस इंटरव्यू को मोदी साहब ने भी देखा, पूरे इंडिया ने उस इंटरव्यू को देखा। उसके बाद बीच बीच में जितने उपचुनाव हुए हमारी छोटी छोटी बात होती रही, राजनीतिक बात होती रही। लेकिन आम जनता को ये नहीं पता कि आपके लाइफ में स्ट्रगल कहाँ कहाँ हुआ। मतलब यो कि आप राजनीति में तो हो, लेकिन क्या राजनीतिक से परे जितने आप धुरंधर तरीके से बोलो, क्या उस धुरंधर तरीके से जेड़ा में भी कभी आना जाना हुआ आपका? ऐसा है, मैं स्कूल टाइम के बाद बहुत एक्टिवली खिलाड़ी रहा मैं कबड्डी का, और मेरे गांव में भी अनेकों खिलाड़ी तैयार करे। लेकिन जब सन 1974 में हरियाणा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, मैं अपने सुपरवाइज़र के साथ वहाँ से ले गया। जाते एक धारा 144 वहाँ लगी हुई थी, और धारा 144 तोड़ने के उसमें हमारे को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। उसके तुरंत बाद तिहाड़ जेल जो दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। 15 दिन के बाद जैसे हम बाहर आए तो यहाँ हमारे को कह दिया कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और आपको रोकूं थोड़ा सा, तिहाड़ जेल के अंदर स्थिति क्या थी? वहाँ पर कैसे रहे? 15 दिन आप रहे वहाँ पे, क्या क्या बातें होती थी? किस तरीके का वहाँ का प्रशासन था? किस तरीके से टॉर्चर किया गया? उस समय तो बहुत बुरा हाल था। अगर आप कहो कि तड़के वाली दाल, बल्कि दाल के ऊपर तेल डाल दिया जाता था सरसों का, और बड़ी मजबूरी में और भूखा मरते हुए लोग खाते थे। अदरवाइज वहाँ पर फैसिलिटी नाम की तो चीज़ छोड़िए, वहाँ तो एक किस्म से यातनाएं दी जाती थी। एक रूम में कितने आदमी हुआ करते? एक रूम का नहीं था, बल्कि हमारे को जैसे भेड़ों को उसका मालिक बाड़े में रोक देता था, इस तरह की स्थिति वहाँ पर उस समय। हॉल था, एक हॉल थे, उसमें हम लगभग 500-600 आदमी जाते थे, और 2-3 हॉलों में हमारे को, यानी जिस तरह से मैं अब बैठा हूँ इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा एक हट जाता तो पैर पसार लेते, फिर दूसरा पसारता तो सुकोड़ लेते थे। ये स्थिति उस समय थी। बदबू, पसीना, बहुत बुरा। अगले दिन मैंने, क्योंकि मैं नौजवान था, मैंने आवेश में आकर के दाल की प्लेट फेर दी। फिर मेरे को उस जेल से निकाल करके मेरे को अलीगढ़ जेल में भेज दिया गया। उसके बाद टर्मिनेट कर दिए गए। 77 में जब जनता सरकार आई, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री आए, तब दोबारा से हमारे को नौकरी पर बहाल किया गया। उसके बाद भी आपको क्या बताऊं, लंबा चौड़ा ना करके सन 1974 से लेकर 2000 तक मेरा 7 साल का सस्पेंशन, टर्मिनेशन और जेल पीरियड है, केवल कर्मचारियों के आंदोलनों की वजह से। 1974 से 2000 तक, 2000 में 26 सालों में 7 बार आप 7 बार सस्पेंड, टर्मिनेट और जेल में रहा। चाहे वो हिसार की जेल रही, चाहे करनाल की जेल रही, चाहे जिंद की जेल रही, चाहे रेवाड़ी की जेल रही, जेलों में रहा। फिर 2000 में मेरे को फोर्सिबल रिटायर कर दिया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए खुल करके एज कर्मचारी आ गया। और उससे उस समय के सरकार के मुख्यमंत्री, कौन से समय रिटायर हुआ? ये रिटायर तो मैंने 2008 में होना था जी, लेकिन मेरे को 2000 फोर्सिबली निकाल दिया गया। उसके बाद मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी में भी चाहे वो सरान बोर्ड का आंदोलन रहा, चाहे सीताराम येचुरी का विरोध करने का काम रहा, उसमें भी चंडीगढ़ जेल में मैं रहा। उसके बाद निरंतर बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। अन्ना हजारे के साथ मैंने आंदोलन में भाग लिया। रामदेव का जिस दिन उसको मंच से फेंक दिया था 4 जून 2011 को, मैं और मनोज तिवारी उन लाठी खाने वालों में से हैं जिन्होंने रामदेव का समर्थन किया। मैं वहाँ से भी हूँ। लेकिन हाँ, 2012-13 की बात है, 2011 की 4 जून 2011 की ये रामदेव जी का आंदोलन रामदेव में था। भगा के लाठियां मारी। मैं भागने के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे घुटने खराब होते थे जी। और उस समय मनोज तिवारी को मैंने सामने मेरे को पिटते हुए देखा। और उस आंदोलन के बाद फिर मेरी और भी इच्छा होगी कि कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए। और मेरे को रामदेव जी चाह रहे थे 2014 में कि चुनाव लड़ूं, किन्हीं परिस्थितियों के कारण मेरे को काट दिया गया। 2009 में भी काट दिया गया। अब मैं केवल और केवल एक ही भावना लेकर के जा रहा हूँ कि वो देशभक्त पार्टी जिसने आज़ादी के बाद अखंड भारत के लिए और धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और डॉक्टर मंगल सेन के विचारों से मिलकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। सारी जिंदगी जेला में काट दीजिए, आंदोलन में, जेला में,
अच्छा, जब आप रिटायर हुए 2000 में, तो फिर आपने उस टाइम पे कितनी पेंशन, कितना इकट्ठा कैश मिला आपने? कैश क्या मिला था? ना जीपीएफ था, ना लीव ऑफ द काइंड ड्यू थी, ना ग्रेचुइटी थी, केवल मात्र 47,000 रुपये लेकर के मैं घर आ गया। ये अच्छी बात है कि मेरे परिवार के आदमियों ने मेरे को तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। सिर्फ 47,000? सिर्फ 47,000 मिलने चाहिए। क्योंकि 2006 में 6 पे कमीशन लागू होना था, उससे पहले रिटायर हो गया, और उस समय भी मेरा पीरियड काफ़ी विदाउट पे फलाना दिखड़ा ब्रेक इन सर्विस थे, इसलिए मेरे को लड़ झगड़ करके फिर मैंने पेंशन करवाई थी। उत्तरी भाई देखो, जिन आदमियों ने आप धुरंधर तरीके से बोलना अड़ाको हो, उनकी स्थिति यह है कि जेला में इतनी ज़िंदगी काट दी, तिहाड़ जेल से, अलीगढ़ जेल से और हरियाणा की सारी जेला में चुगरदे रामरे में रही आपको। हाँ, मैं बताऊं आदरणीय आपको कि 2000 से पहले की बनी हुई सड़क कोई ऐसी नहीं है जिसमें मैंने साइकिल पर चल करके कर्मचारी आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ना किया हो। साइकिल पर, हाँ, 2011 में मैंने एक्टिवा ली थी। 2011 से लेकर निरंतर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, चाहे वो कर्मचारियों के बीच में गया, चाहे आम जनता के बीच में। और 2000 से पहले की जितनी भी अपनी डिस्ट्रिक्ट जेलें हैं, उनमें किसी में हिस्सा नहीं जिसमें मेरा पंजा नहीं लग रहा। वो सीमेंट बेचने की वजह से नहीं, सिर्फ कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से। परिवार ने यूँ नहीं कहा भाई हमारे परिवार के भी काम आ जाए कि मैं सारी जिंदगी जेल में काट दी? परिवार नाराज नहीं है इन बातों से? भाई छोड़ दो इस मामले में आप तो। ये मैं उस पवित्र आत्मा को कोटि कोटि अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा कि तेरे बच्चे भूखे रह रहे। खेतों में अकेली रहती थी, 2 किलोमीटर तक कोई भी आवास नहीं था, और उसके बावजूद उनका पेट पालने के लिए उसने हमेशा काम करता रहा। मैं फैन हो गया साईं दास कपूर का, जो उस समय मेरे प्रधान थे। वो बहुत तगड़ा एक फायरी पर्सन था, जिसने 2000 की बात छोड़िए, इमरजेंसी के टाइम में चौधरी बंसीलाल का जो पीएन सानी चेयरमैन था, उसके भ्रष्टाचार के जब पत्ते खोले, जब हमारे को बहुत तगड़ा वांटेड घोषित कर दिया गया और हम घूमते फिरते चले गए। 76 में मैं बड़ौदा थाने में गिरफ्तारी होगी और मेरे को एस्मा के तहत रोहतक जेल में भेज दिया गया। वहाँ के उस समय के जेल सुप्रेंट मान सिंह ने मेरे को चौधरी देवीलाल का सेवक लगा दिया, और उस सेवक के नाते मैंने उसकी सेवा करी। और मैं ऐसे मान रहा था कि आज मैं उन शूरवीरों की तरह से लड़ रहा हूँ जिन्होंने आज़ादी के लिए उन अंग्रेजों को भगाने के लिए काम किया। उसी तरह से मैं ये सोच रहा था कि इमरजेंसी की प्रताड़ना में ऐसे झेल रहा था जैसे मैं भी आज आज़ादी का आंदोलन में शारिक हो रहा हूँ। आपने सारे लाल देखे, सारे मुख्यमंत्री देखे, मनोहर लाल भी देखे, अभी नायब सैनी साहब हैं, तो सारे सरकारों में आपने क्यों भाजपा लगे भैया ठीक सरकार है? देखो, भाजपा, या कहीं ऐसा भी रियलाइज हुआ भाई भाजपा ने ये काम कुछ गलत कर दिए, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ? भाजपा ने कि जैसे मैं एक ही बात से, मैं किसी कुर्सी के लिए या पद के लिए नहीं रहा, मैं केवल इसकी जो राष्ट्रभक्ति की नीति है, एक आत्म मानववाद की जो पंडित उसका दीनदयाल उपाध्याय की नीतियाँ थी, उससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तो क्या इन 10 सालों में भाजपा ने अच्छे काम करे? देखो, एक बात बताता हूँ, वो एक अलग बात है कि सत्ताएं आती जाती रहती है, लेकिन 10 साल में चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार रही और चाहे मनोहर लाल खट्टर की और सैनी की रही, ये आने वाला समय बहुत बड़ा ऐतिहासिक बनेगा कि जिसने, मैं बड़ी उपमा दे रहा हूँ माफी मांगते हुए, कि विक्रमादित्य की तरह से गरीबों को ढूंढ के निकाल करके सरकार के फायदे पहुँचाए। मैं इस चीज़ का बिल्कुल फैन हूँ। नरेंद्र मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय और गृह यानी अंदर की बातें जो देश को शक्तिशाली बनाया है, उस चीज़ का मैं सैल्यूट करता हूँ। आखिरी सवाल भाई, जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी जेल में निकाल दी, फोर्सफुली आपको आपको रिटायरमेंट दी, भाजपा के प्रति फुल आप डेडिकेट थे, आज भाजपा की कोई बुराई नहीं करते, भाजपा ने कोई ऐसा काम करा जिसमें आपका फायदा हुआ हो? मेरा एक टिकट तो आज तक नहीं दी। मेरा एक फायदा हुआ है जी। मैं उन शूरवीर जिन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए अंग्रेजों को निकालने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन उन्होंने स्वराज नहीं देखा। मैंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद ये मिल गया कि मैंने व्यवस्था परिवर्तन देखा है। और मुझे याद आता है, अंत में मैं आपको एक बताऊं, जब सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, उसकी एक मंगेतर थी, उसकी मंगेतर को उसके पिता और उसके होने वाले ससुर ने कहा, बेटी सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई, क्यों ना हम तेरे लिए यो गवर ढूंढ लें। लेकिन उस लड़की ने क्या कहा कि पिताश्री, मैं आपका आदर करती हूँ, लेकिन
किसी की सुहागण कहलाने की बजाय मैं सरदार भगत सिंह की विधवा कहलाने में ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ। इसी तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य को होने के नाते मैं अपना गर्व महसूस करता हूँ। चाहे मुझे कुछ दिया या ना दिया हो, लेकिन देश का सिर ऊंचा किया है, राष्ट्र का सिर ऊंचा किया है और एकात्म मानववाद पर मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार में किया है। मैं इससे बड़ा गर्व मानता ही नहीं। चाहे मुझे गवर्नर बना दिया जाए, अगर दूसरी पार्टी का राज हो, मैं गवर्नर को भी इनकार कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने में ज्यादा गर्व है। देखो, भाषण तो आप बहुत अच्छा दो, लेकिन कुछ चीज़ें आजकल कमेंट बॉक्स में, आजकल फेसबुक पे कुछ पोस्ट डला कर हैं कि कोई ऐसा आदमी बता दो जो आरएसएस की तरफ से देश खातर लड़ा हो, भाजपा का बता दो जिसने फांसी हुई हो। तो ऐसे तो कोई हुए नहीं। क्या बात कर रहे हो? संघ क्या सन 1947 से पहले का तो आप इतिहास देख ले, लेकिन सन 1947 के बाद, आज़ादी बाद होने के बाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी लघु उद्योग का मंत्री था। मंत्री पद को छोड़ करके जब कश्मीर के अंदर वीजा लगता था, पासपोर्ट बनवाना पड़ता था, वो पहला आदमी था जिसने ये कहा कि एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का वो इतना योद्धा नहीं मानते आप? कौन कहता है कि भाई आरएसएस ने कभी इस देश के लिए काम नहीं किया? इस देश के लिए खूब काम किया है। हालांकि मैं आरएसएस का कोई स्टूडेंट भी नहीं हूँ, ना समर्थक नहीं, ना मैंने उसकी क्लास अटेंड करी है, लेकिन मैंने सुना है और देख रहा हूँ जो भी लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो केवल प्रो नेशन है। जी, तो अभी तो खैर 10 साल हो गए सर, हरियाणा में 10 साल सरकार रहा है, और आपकी इन 10 सालों की भूमिका, आपकी सरकार की भूमिका तो सही रही है, लेकिन अब तो सरकार शायद बदल जाएगी, माहौल यही है। देखो, वो तो जनता जनार्दन है, मेरा अपना ख्याल है, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं। मैं आपको याद है, आपने मेरे को सवाल कराया था जब आदमपुर का इलेक्शन था, मैंने कहा कि मैं सर्वे करने के बाद बयान दूंगा, आपको पहले नहीं दूंगा। और फिर मैंने, अगर आपको वो वीडियो हो तो निकाल कर देख लेना, उसमें से कोई भी आपको ये मैं बताता हूँ, बिल्कुल चाहे आप जींद के पास बैठे हैं या काफी हलचल है और विरोध में आवाजें सुन रहे हैं, लेकिन 50 और 56 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, पॉलिटिकल नहीं। सर्कल तो बोला, कांग्रेस की बतानी थी नहीं तो आपने। अब आप छोड़ दीजिए बात जी, ये छोड़ दीजिए बात। वोटिंग जो है वो इतनी समर्थन में हो जाए, ग्राउंड में खड़े हुए वोटिंग करते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, मारेगा कैंची, उठेगी धूल, और फिर उसने धूल सटा देते हैं। ये अलग चीज है कि यहाँ जिसको आप इंटरव्यू बजाते हो वो आदमी केवल टिकटार्थी है, लाभार्थी है या स्वार्थी है, लेकिन जो आदमी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी का मतलब जो वोट के लिए इस देश हित में और प्रदेश हित में पुरुषार्थ करते हैं, उनकी मंशा कुछ और है, और ये बात आपने प्रैक्टिकल होगी। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे को घर पर आकर के आपने बात सुनी और मेरे को टाइम दिया, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ, धन का दान तो इनकम टैक्स से बचने वाले बड़े बड़े साहूकार भी दे दिया करते हैं, लेकिन समय का दान, और वो भी देश हित में दे, वो बहुत बड़े पुरुषार्थी होते हैं, प्रोदा होते हैं। इसलिए मैं आपको पुरुषार्थी और प्रोदा मानते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हैं रामफल शर्मा जी, और आपने धुरंधर सिर्फ बातें ही नहीं, धुरंधर काम भी इन्होंने करे, और आपने पूरी वीडियो देखी। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।